नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और अब वक्त हो गया है आपके अपने शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ मतलब जनता की आवाज, वो मुद्दे जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और ऐसे मामलों में आपको इंसाफ ना मिलता हो, हमारा प्रयास होता है कि आपकी समस्या की पूरी पड़ताल कर सरकार और सिस्टम से सवाल पूछें ताकि आपको इंसाफ मिल सके, आपकी सुनवाई हो सके। और चूंकि चुनावी मौसम है तो बहुत जरूरी है राजनीतिक पार्टियों के दावे और वादों की भी पड़ताल की जाए। कल हमने घंटी बजाओ में आपको दिखाया था पंजाब की कांग्रेस सरकार ने क्या घोषणा पत्र के वादों को अमली जामा पहनाया। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में आमने सामने का मुकाबला है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। दोनों ही पार्टियां बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और एक दूसरे पर जनता से वादा खिलाफी के आरोप लगा रही हैं। सवाल ये, चुनाव से पहले जनता से किए वादे किसने पूरे किए? तो आज घंटी बजाओ में हम आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के घोषणा पत्र और सरकार में आने पर उसे लागू करने का इन पार्टियों का क्या है सच दिखाने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। इन झूठों से बचाओ हमें। बहरहाल में होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला होगा। मिट्टी की कसम खाइए कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। हमने 5 लाख सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के दिए हैं। यही चीज समाजवादी पार्टी करती है, तो खोखली घोषणाएं। कांग्रेस से भी बच के रहना। कांग्रेस की चर्चा करूं तो इसकी तो कोई बहुत आवश्यकता है। चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें। तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है। भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। यूपी चुनाव की गर्मी अब चरम पर पहुंचती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार गर्मी शांत करने वाला बयान देकर विपक्ष का हौसला तोड़ने में लगे हैं। तो अखिलेश यादव 2 चरणों में ही शतक ठोकने का दावा करके उन्हें चुनौती दे रहे हैं। आप जानकारी कर लो, पहले दूसरे चरण में ही शतक मार दिया है समाजवादी और आरएलडी ने। तीसरे चौथे के बाद पीछे नहीं मुड़ना है हम लोगों को। तीसरे जब तक 7वें चरण पर चुनाव जाएगा, आप पता कर लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत नाचेंगे। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। 10 मार्च के बाद क्या होगा ये फिलहाल तो कोई नहीं जानता, लेकिन जनता इतना जरूर जानती है कि उसे क्या चाहिए। चुनावी रैलियों की गर्मी में चाहे जो भी मुद्दे उछाले जाएं, लेकिन असल मुद्दों पर क्या हुआ ये सवाल जनता भी पूछ रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास तो सही है मगर विनाश नहीं होना चाहिए अयोध्या का। गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए और कड़वा तेल इतना महंगा है वो सस्ता होना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लोगों की इस चिंता की सबसे बड़ी वजह है कि तमाम राजनीतिक दल इन मुद्दों पर जितने दावे और वादे करते हैं, सत्ता मिलने पर उन्हें भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में इस समय जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, वो सभी एक नहीं कई बार सरकार बना चुके हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए अगर उन्होंने वाकई अपने वादे पूरे किए होते तो आज उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य नहीं होता, राज्य की 38% आबादी गरीबी रेखा के नीचे नहीं होती, कुपोषण के मामले में यूपी चौथे नंबर पर ना होता, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कम नहीं हो जाती,
लेकिन चुनाव के शोर में ये मुद्दे गुम हो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जनता को सरकार के काम का हिसाब मांगना चाहिए। नए वादों पर भरोसा करने से पहले पिछले चुनाव के वक्त किए वादों पर सवाल पूछना चाहिए। यूपी की बात की जाए तो 2017 में बीजेपी ने करीब 32 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया था। इन 32 पन्नों में 200 से ज्यादा वादे किए गए थे। अब सवाल है कि पिछले 5 साल में इन वादों में से कितने पूरे हुए। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। बीजेपी का दावा है कि उसने जो कहा वो किया। तो पहले आपको दिखा दें कि 2017 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने क्या क्या कहा। पहले ही पेज पर लिखे 9 संकल्पों को देखिए। इसमें कृषि, विकास, युवाओं को रोजगार, शिक्षा क्षेत्र में विस्तार से लेकर गरीबी से मुक्ति तक के वादे किए गए। इनमें से कुछ बड़े वादों पर गौर करिए। लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर पूरा भुगतान, आलू, प्याज, लहसुन पर MSP, 20,000 करोड़ का मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड, भू माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन, 5 साल में 70 लाख रोजगार, 100 रोजगार के मौके, 90 दिनों में खाली पड़े सरकारी पदों की भर्तियां शुरू करना, कॉलेज जाने वाले युवाओं को लैपटॉप और 1 GB इंटरनेट, सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई, सभी लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों से किए वादों की। कर्ज माफी का फायदा प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों को मिलना था। घोषणा पत्र के मुताबिक सभी छोटे किसानों का पूरा कर्ज माफ होना था, लेकिन सरकार ने 1 लाख तक का कर्ज ही माफ किया। पश्चिमी यूपी के गन्ना किसान बीजेपी के घोषणा पत्र के इस वादे से बहुत खुश थे कि उनके पुराने बकाये का पूरा भुगतान होगा और फसल बेचने पर चीनी मिलों से 14 दिन में भुगतान कराया जाएगा। गन्ना किसानों का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने पुराने बकाये का भुगतान तो कर दिया, लेकिन 14 दिनों में भुगतान का वादा पूरा नहीं हो पाया। आज तक एक गन्ने का पेमेंट नहीं आया। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए बकाया है, जो पिछले साल का है। इस साल का है 5-6 लाख रुपए। 93,000 करोड़ का भुगतान होता था 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार में, और 5 साल में योगी सरकार ने किया 1,55,000 करोड़ का। मानो लगभग अंतर जो है एकदम 2 गुना है। गन्ना किसानों की तरह आलू की खेती करने वाले किसानों की भी शिकायत है कि आलू को MSP पर खरीदने का जो वादा किया गया था, उसे लेकर 5 साल में कुछ भी नहीं किया गया। तो क्या सरकारी खरीद हुई 5 सालों में? कोई खरीद नहीं हुई। एक भाषा बोल दी थी मैं खरीद करूंगा, तो जब से कोई खरीद का नाम ही नहीं आया इधर। किसानों के अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। हमने 5 लाख सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के दिए हैं, बिना चेहरा देखे हुए देख दिए हैं। हालांकि बीजेपी के घोषणा पत्र में हर युवा को रोजगार देने के वादे के साथ 5 साल में 70 लाख रोजगार या 100 रोजगार के मौके पैदा करने की बात कही गई थी। इसमें से अगर सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो बीते 5 सालों में यूपी पुलिस में 1,43,445 भर्तियां हुई, बेसिक शिक्षा विभाग में 1,25,987, राज्य लोक सेवा आयोग में 32,685, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 18,584, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 15,004, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 1924, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 6,507 नौकरियां दी गईं। इस तरह 5 साल में योगी सरकार ने कुल 3,44,136 सरकारी नौकरियां दी। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए 3,21,203 नौकरियां दी गईं। पिछले 5 सालों में उनके जितने वादे थे सभी वादों में वो झूठे उतरे। रोजी नहीं है सबकी, सब लोग उससे परेशान है। रोजी चले तो ज्यादा अच्छा है, बाकी हद तक काम अच्छा हुआ है, लेकिन रोजी नहीं है, इसलिए सरकार से लोग नाराज है। ये भर्तियां खूब निकालते हैं
लेकिन हश्र यही होता है कि वो आगे जाके वो कैंसिल हो जाती है। बीजेपी के 2017 के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए जो बड़े वादे किए गए थे, उनमें से एक वादा कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप और 1 GB इंटरनेट देने का था। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने अपने चुनाव के ठीक पहले लैपटॉप बांटना शुरू किया, जिसे लेकर अखिलेश भी अपनी चुनावी रैलियों में तंज कर रहे हैं। 1 करोड़ स्मार्टफोन कहाँ मिल गया बताओ? माधवगढ़ के नौजवानों किसको मिल गया? आपको न लैपटॉप दिया, न टैबलेट दी और न स्मार्टफोन दिया। और वो देते भी क्यों आपको? बाबा जी खुद कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने, इसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। देर से ही सही, लेकिन बीजेपी के इस वादे के तहत जिन लोगों को सरकार की तरफ से लैपटॉप मिले, वो इसे लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। लैपटॉप भी मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। हाँ, बिल्कुल मिला। 1 GB डाटा फ्री मिलेगा? मिला है, हुआ है? बिल्कुल हुआ है। वाईफाई वाली जो प्रक्रिया है वो बनारस और आसपास के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हो चुकी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा था। इसे पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की मदद दी गई। 25 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा था। 16 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की शुरुआत की जा चुकी है। हर घर तक नल से जल का वादा अधूरा है, क्योंकि अभी सिर्फ 13% लोगों के घर नल से जल पहुंच पा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं, चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र के वादों पर सवाल उठा रहे अखिलेश ने खुद क्या किया वो भी देखिए। 2012 से 2017 तक वो मुख्यमंत्री थे। 2012 में उन्होंने भी वादा किया था किसानों की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन ये कर्ज शर्तों के साथ माफ किया गया। बुनकरों, किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही गई थी, लेकिन हकीकत में बुनकरों को सब्सिडी मिली और किसानों को फ्री बिजली नहीं मिली। गांव में 20 घंटे बिजली सप्लाई का वादा था, 18 घंटे तक ही मिल पाई। 10वीं पास बच्चों को टैबलेट देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें टैबलेट नहीं मिले। इसी तरह बेरोजगारों को सालाना 12,000 भत्ता देने का वादा था, जो 2012 से 2014 तक ही बटा। समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल तक थी। 5 साल में इन्होंने 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दिया। यानी चुनावी वादों को लेकर हर कोई एक दूसरे पर सवाल उठाता है, लेकिन खुद सरकार में आते ही उन्हें भूल जाता है। देश के पश्चिमी हिस्से की खबरों को अहमियत देते हुए आपके सामने लाते हैं। आज की खबर पश्चिमी भारत की ही नहीं, बल्कि देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सजा की है। जी हां, 14 साल पुराने मामले में देश की सबसे बड़ी सजा, वो सजा जिसमें 38 दोषियों को फांसी देने का आदेश जारी हुआ। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आज आई सजा की, जिसने 14 साल पहले साल 2008 में 21 बम धमाकों से अहमदाबाद ही नहीं पूरे देश को दहला दिया था। जुलाई 2008 की तारीख अंकित हो गई है। ये वो तारीख है जब सिलसिलेवार हुए बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया था। करीब शाम को 6 साढ़े 6 बजे मणिनगर 4 से वहाँ पे मेरा भाई वो वहाँ जेरोक्स करवाने खड़ा था और वहाँ कितली थी, वहाँ चाय पी रहा था, वहाँ धमाका हुआ। तमाम लोगों को दोषी पाया गया और सजाएं सुनाई गई। जगह अहमदाबाद, तारीख 26 जुलाई 2008, वक्त शाम का। जिंदगी अपने रफ्तार में थी। मुंबई के बाद कभी ना रुकने वाला शहर अहमदाबाद की ये शाम किसी आम शाम की तरह रात की ओर बढ़ रही थी। लोग दफ्तर से घर लौट रहे थे, घर से बाजार निकल रहे थे। हर तरह के लोगों की भीड़ आने वाले 70 मिनट से अनजान थी। वक्त 6:45। पहला धमाका।
अहमदाबाद के लोग इसे पटाखे की आवाज समझकर नजरअंदाज करने ही वाले थे कि दूसरा धमाका, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। वक्त 7:55 तक कुल 21 धमाके। इन 21 धमाकों में बाजार भी थे, इमारतें भी थीं और अस्पताल भी। हमला इस तरीके से किया गया था कि इंसान अगर एक धमाके में जख्मी होकर बच भी जाए तो अगले धमाके में उसकी मौत निश्चित हो जाए। जो सड़कों से बचे उन्हें धमाकों ने अस्पताल तक खदेड़ा और अहमदाबाद में अंजाम दी गई ये साजिश रची गई सूरत में। इस साजिश में तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन सिमी ने ली। इन हमलों का मकसद था गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों का बदला लेना। अब जब इस मामले में फैसला सामने आया तो देश का सबसे बड़ा फैसला बन गया। 38 दोषियों को सजाए मौत, 11 लोगों को आजीवन कारावास, 28 अन्य आरोपियों को बरी किया गया। बम धमाकों में 56 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। 14 साल बाद फैसला। टोटल 38 एक्यूज जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सजा की है और टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है। 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। जब ये धमाके हुए उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस जांच की क्या वो सीधे जानकारी आपसे लिया करते थे, सीधे वो संपर्क में रहते थे जांच की प्रोग्रेस को लेकर? हमारे सीनियर अधिकारियों को वो निरंतर मार्गदर्शन देते रहते थे और उनसे जानकारी भी लेते रहते थे। आखिर इतने घिनौने और विभत्स आतंकवादी हमले का फैसला होने में 14 साल का वक्त क्यों लग गया? ये सवाल आपके भी जहन में उठ रहा होगा, तो इसकी हकीकत जान लीजिए। 14 साल क्यों लगे? फैसला 7015 पन्ने का है। सुनवाई में 1100 की गवाही हुई। अहमदाबाद के अलावा भी कई शहरों में फैली हुई थी साजिश। अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाकों के कुछ दिन के बाद पुलिस ने सूरत के कुछ इलाकों से भी कई बम बरामद किए थे। इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत की ओर से सभी 35 एफआईआर को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत हुई थी। इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। इस मामले में बाद में 4 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इस फैसले के आने के बाद बम कांड के शिकार हुए परिवारों को इंसाफ मिल पाया है। जो भी आतंकवादी सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चुकादा लेट आया है आफ्टर 14 इयर्स। तो मैं चुकादा को खूब सराहना कर रहा हूँ और धन्यवाद रहा हूँ हाईकोर्ट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी। न्याय पे भरोसा है, न्याय हुआ है, लेकिन थोड़ा देरी से हुआ है और ये न्याय देरी से होता है तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता। उसका जो एग्जाम्पल होना चाहिए वो इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। आज का माहौल भी इतना खतरनाक है, इंटरनल सिक्योरिटी का माहौल इतना ही खराब है, तो ये जो भी है आतंकवादी और आतंकी, इसको एक बोधपाठ मिलना चाहिए, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल। जिस परिवार का कोई अपना बेवजह इस हमले का शिकार हो गया, उन्हें फैसले से राहत तो मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जान गई वो लौट कर नहीं आ सकती। मगर इन हमलों से सबक ये लेने की जरूरत है कि हम हमेशा अपने आसपास को लेकर सतर्क रहें, किसी भी संदेह पैदा करने वाली गतिविधि को लेकर जागरूक रहें। क्या पता ऐसा करके कितने हमलावरों की साजिश को नाकाम कर सकते हैं। देश के सबसे अहम फैसले के बाद अब बात करते हैं देश में हुए सबसे खतरनाक गड़बड़ झाले की, जिसमें हिमालय पर बैठा एक योगी देश के शेयर बाजार की सबसे बड़ी इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी को रिमोट से कंट्रोल करके घोटाला करने को कह रहा था और एमडी चित्रा रामकृष्ण उसके इशारों पर गोपनीय जानकारियों से लेकर करोड़ों रुपए की खैरात बांट रही थी। जी हां,
हम एनएसई घोटाले की बात कर रहे हैं, जिसमें आज केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण से पूछताछ की और उनके साथ साथ पूर्व सीईओ रवि नरेन और पूर्व सीओओ आनंद सुब्रमण्यन के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी है। ये तस्वीरें हैं चित्रा रामकृष्ण के घर पर सीबीआई छापे की। सीबीआई ने दिल्ली की ओपीजी सिक्योरिटीज के मालिक और प्रमोटर संजय गुप्ता को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। एजेंसी ने कहा है कि संजय गुप्ता पहले शख्स थे जिन्हें अन्य ब्रोकर्स की तुलना में कुछ सेकंड पहले एक्सचेंज के सर्वर का एक्सेस मिल जाता था। एजेंसी इसी के साथ सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ और अधिकारियों की भी जांच कर रही है। चित्रा एनएसई में अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक प्रबंध निदेशक थीं और आरोप यह है वो एक बाबा को एक्सचेंज की खुफिया जानकारी दिया करती थीं। इससे पहले चित्रा के घर पर गुरुवार को इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। चित्रा रामकृष्णा के यहाँ पे सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी और सीबीआई की टीम यहाँ पर देखिए फिलहाल अब रेड करने के बाद में कुछ दस्तावेजों के साथ निकली हुई है। ये आप देख सकते हैं सीबीआई के अधिकारियों को, जिनके हाथ में कुछ बैग हैं और ये सूटकेस जिसमें कुछ दस्तावेज भरे गए हैं और महिला सीबीआई की टीम है और जो अधिकारी हैं उनके पास में ये कुछ दस्तावेज हैं और अब बड़ा सा जो काले रंग का एक सूटकेस देख रहे हैं आप, उसमें कुछ सामान भरे गए हैं, कुछ बैग्स भरे गए हैं। 3 अधिकारी हैं वो सामानों को भर रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम सुबह 4 बजे मुंबई के चेंबूर इलाके में चित्रा रामकृष्णा के घर पर पहुंची थी। उन्होंने छापेमारी की। आज करोड़ों के गड़बड़ झाले में फंसी चित्रा 2013 में फॉर्च्यून 50 की लिस्ट में टॉप पावरफुल महिलाओं में शामिल थीं। उन्होंने 2 दिसंबर 2016 को एनएसई से इस्तीफा दे दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।